नमस्कार। 4 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर अहमदाबाद से है, जहां पीएम मोदी की मां हीराबाई पंचतत्व में विलीन हो गई। दूसरी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां भूपेश कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज की तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर, जहां आयोग का गठन किया गया। आयोग करीब 6 महीने में सर्वे कर रिपोर्ट सौंपेगा। चौथी और आखिरी बड़ी खबर बेटमा से है, जहां आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकली। यात्रा के दौरान वे शव वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए। सुबह 9:40 पर अहमदाबाद में उन्होंने मां को मुखाग्नि दी। इसके बाद वे अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में आयोजित कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। आपकी मां यानी कि हमारी भी मां। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अपना काम जारी रख सकें। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मां जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गई है, जिसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काम पर लौट आए हैं। तो एक जनसेवक के रूप में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है, क्योंकि अगर मां उनकी चली गई हैं तो एक दुख भरा माहौल बना रहता है। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार करके थोड़ी ही देर बाद काम पर लौट आए हैं। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है जी। वो एक अच्छे राजनेता तो है, लेकिन अच्छे राजनेता के साथ साथ आध्यात्म पुरुष भी है। अगर आपने देखा होगा, वर्ष में एक बार वो एकांतवास भी करते हैं जी। और राजनीति में सार्वजनिक जीवन में आने से पहले उन्होंने वो अनेक संतों की भी सेवा में रहे, सन्यासियों की सेवा में रहे। तो ये जो भाव आता है आध्यात्म का भाव, ये अध्यात्म का भाव शरीर से थोड़ा सा अलग होकर के आत्मा की ओर और ब्रह्म की ओर ज्यादा जाता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, पूज्य आदि शंकराचार्य जी का अगर पढ़ा होगा, उन्होंने संन्यास ले लिया था, वो जीवन पर रहे, लेकिन अंत में जब माँ उनकी बीमार हुई तो वो उनके समीप आए और उनका अंतिम संस्कार करके फिर वो अपने आश्रम में लौट गए। तो नरेंद्र मोदी, ये जो भारतीय मेधा शक्ति है संन्यास की या अध्यात्म की, नरेंद्र मोदी इसी पर चलने वाले लोग महत्व हैं। वो शरीर को या संसार के रिश्तों को कम महत्व देते हैं, आत्मा को और ब्रह्मत्व को ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना दायित्व तो पूरा किया। बीच बीच में वो अपनी माँ की हालचाल पूछते भी जाते थे। तो कुल मिलाकर के दो चीज होती है, एक बच्चे के मन में अपनी माता के प्रति एक आधार का भाव, क्योंकि बच्चे, जो भी बच्चा है उसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, नरेंद्र मोदी हैं, उसमें सारे महापुरुष भी हैं। उन सबको जो स्वरूप मिलता है, जो आकार मिलता है, जो आंतरिक क्षमता मिलती है, जिससे वो स्थान बनाता है, वो माँ के कारण बनती है। तो माँ जो है उसको विकसित करती है और उसको मेधा शक्ति प्रदान करती है। पिता से पराक्रम आता है, पुरुषार्थ आता है, लेकिन ये जो प्रतिभा है, दक्षता है, क्षमता है, वो माँ से आती है। तो उसके प्रति आभार व्यक्त सदैव नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ का किया है, सार्वजनिक जीवन में भी किया है और निजी जीवन में भी किया है। इसलिए माँ का अंतिम संस्कार करके उनको पंचतत्व में विलीन करके वो काम पर लौट आए। एकदम भारतीय जो सनातन संस्कृति है संन्यास की और आध्यात्मिक पुरुषों की, नरेंद्र मोदी जी उसी पर चले। बिल्कुल रमेश जी, एक और चीज हमने यहाँ पर देखी है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से जुड़े, तो ममता बनर्जी ने भी यहाँ पर उनसे अनुरोध किया कि आज आप आराम करिए, क्योंकि आज बेहद ही दुख भरा दिन रहा है आपके लिए। तो
वैसे हमने हमेशा राजनीतिक दल को देखा है कि आरोप प्रत्यारोप और एकदम गुस्साए में हमें दिखे हैं, लेकिन आज उनका हृदय इस तरीके से देखना, अगर ऐसे हर एक राजनेता का हृदय हो जाए, क्या कहेंगे आप इस पर? रूप से ये वाकई आज जो ममता जी ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी राजनेता होने के कारण ममता जी जो है एक नारी भी है जी। तो कहीं ना कहीं ममत्व को लेकर के नारी हृदय सदैव संवेदनशील होता है जी। तो उनकी स्थिति ऐसी आती है जब उसके भीतर न तो आयु का कोई भाव रहता है, न रिश्ते क्या है उसका कोई भाव रहता है, न शत्रुता का भाव रहता है, न मित्रता का भाव रहता है। उसके अंदर जो मातृत्व और वात्सल्य का भाव है वो सदैव प्रकट होता है। तो मैं समझता हूँ ममता बनर्जी ने उसी के अनुरूप मोदी जी को सारी राजनीति को और उसको इधर उधर करके उन्होंने सीधा कहा कि आप चाहें तो आज विश्राम कर लें, अपन फिर कभी आगे बात कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ममता जी ने एक आदर्श नारी भारत की रही है, उसके अनुरूप ही उनका व्यवहार रहा है आज। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या फिर उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च तक 2022 तक एनपीएस नियमों के तहत दिया जाएगा। तो वहीं स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं वाणिज्यिक वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। आज के कैबिनेट का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि 1/11/2004 और उसके पश्चात के नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने तो मना ही कर दिया। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत लोक सेवकों को अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों के एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। और वन विभाग का था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना हम लोगों ने जो प्रारंभ किया हुआ है, उसमें पहले लगाने और उनकी मदद करने तक है। अब आज इसकी विस्तार करके उसकी मार्केटिंग तक किसानों को सपोर्ट करने की योजना हम लोगों ने आज लाया है। इसको भी मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है। पेंशन में जो आप कह रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। निशा, देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, तो किन किन मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है?
जी पूजा, आज मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी और उसके तहत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन 21 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर चर्चा भी हुई है और साथ में निर्णय भी लिए गए हैं। सबसे पहले एनपीएस की जो राशि थी, जो केंद्र सरकार ने मनाही कर दी थी कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी है, लेकिन एक बार फिर से राज्य सरकार जो है पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करने का जो निर्णय है वो लिया है। ये आज की बैठक का सबसे बड़ा फैसला था। उसके बाद विद्यालयों को लेकर जो फैसला लिया गया है कि जो पुराने विद्यालय हैं उनकी मरम्मत के लिए 700 करोड़ की जो राशि है उससे अधिक की राशि दी जाएगी और उनकी मरम्मत का जो कार्य है वो जारी किया जाएगा। इसी के साथ जो है जुआ और सट्टा जो कि राज्य में फैलता जा रहा था, जुए और सट्टे को लेकर जो कार्यवाही गृह विभाग कर रहा था उसको लेकर भी एक विधेयक जो है वो पारित किया जाएगा। इसको लेकर आज बैठक में जो है अहम निर्णय लिया गया है। इसी के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। शीतकालीन सत्र जो कि शुरू होना है 2 जनवरी से, उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। विपक्ष जो है लगातार हमलावर होता हुआ दिख रहा है और पक्ष को घेरने की कोशिश भी करेगा। इसे लेकर भी आज बैठक में कई जो है निर्णय लिए गए हैं कि किस प्रकार जो है विपक्ष को घेरने से रोकना है और कौन से ऐसे विधेयक होंगे जो विधानसभा में पेश करने हैं। जी पूजा। चलिए, आपने एक बात का जिक्र किया है कि शीतकालीन जो शुरू होने वाला है उसको भी लेकर इस में चर्चा हुई है। तो वैसे देखा जाए तो हमेशा शीतकालीन सत्र में हंगामेदार रहा है, विपक्ष के बाद बहुत सारे मुद्दे भी होते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लगता है किन किन मुद्दों को इस बार विपक्ष उठा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सारी तैयारियां जो है दोनों ही दल तेज कर दी है, दोनों ही दलों ने। तो इस बार क्या कुछ विशेष होने वाला है शीतकालीन सत्र में? जी पूजा, बिल्कुल। जब शीतकालीन सत्र हुआ है या जब भी विधानसभा के सत्र शुरू होते हैं तो सत्र हंगामेदार होने की आशंका होती है और इस बार भी कुछ ऐसे ही रहेगा। 3 जनवरी को विधानसभा से निकलकर राजभवन का घेराव करने के लिए सरकार निकलेगी, जहां पर सारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी कि सत्र के बीच से विधानसभा का घेराव आरक्षण को लेकर। आज भी हमने देखा था कि आरक्षण पर ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ विशेष निर्णय सरकार ले सकती है या फिर कैबिनेट की बैठक पर उस पर मंथन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय आरक्षण को लेकर लागू नहीं हुआ है और एक बार फिर से जो मामला है वो राजभवन में फिर से फंसकर रह गया है, जहां अनसुईया उइके ने अब तक हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। उसको लेकर भी आज कोई बड़ा फैसला नहीं आया है। तो अब जो 3 जनवरी को जो एक बड़ा आंदोलन करने वाली है कांग्रेस और जो रैली निकालने वाली है, उसको लेकर अब साफ हो जाता है कि यदि आगे भी इसी तरह की कार्यवाही रही, राज्यपाल उनकी बातों को नहीं सुनेगी, तो जो बड़ा आंदोलन है राजभवन का वो करने का जो मूड है वो सरकार बना चुकी। उसी के साथ विपक्ष भी अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। सदन एक बार फिर से हंगामेदार जो है वो होगा, चाहे वो चाकूबाजी की घटनाएं हो। जिस प्रकार देखा जा रहा है कि लगातार राज्य में जो है चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, गृह मंत्री को घेरने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ अन्य भी कई मुद्दे होंगे जिन्हें विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं चुनाव को लेकर जहां एक तरफ हलचल है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर दिया है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया है, जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य है। वहीं प्रदेश के हर जिले में जाकर सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं, सरकार के दिशा निर्देश पर काम किया जाएगा। साथ ही आयोग को रिपोर्ट देने में 6 महीने का समय लगेगा। काफी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार की साख दांव पे लगी हुई है, हाँ। इसीलिए आयोग का गठन किया गया है ओबीसी को लेकर। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे, वहां से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे। हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा।
तो उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। वहीं चुनाव को लेकर जहां एक तरफ हलचल है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वसीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, देखा जाए तो चुनाव और ओबीसी आरक्षण, इसके बीच आखिर पेच कहां फंस रहा है? क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों ही ओबीसी आरक्षण को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो आखिर पेच फंस कहां रहा है? इसमें देखिए पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे योगी जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जिसको ओबीसी को देखते हुए सीटों को उन्होंने ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे रावत सिंह जी को दी है जी। और 5 सदस्य बनाए, जिसमें एक बिजनौर के हमारे बिजनौर के रावत सिंह जी हैं और उनका कहना है कि मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लेकर के रिपोर्ट सरकार को दूंगा। जी, देखा गया तो कि अखिलेश यादव ने भी काफी सारे आरोप लगाए थे कि आरक्षण जो योगी सरकार है वो चाहती ही नहीं है आगे ले जाना, लेकिन यहाँ पर योगी सरकार का खुद का ही कहना है कि वो खुद ओबीसी आरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। उनका कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हुए जिले में 8 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें हमारी दलित सीटें दी गई है और यहाँ पर ओबीसी की तादाद ज्यादा है। इसके चलते हुए हमारे ये जो अदालतों से ये है पूरी जिला जज, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दी है। जी, तो इस पर अध्यक्ष राम अवतार सिंह का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है उनका? ये कह रहा है जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, मगर क्योंकि समय काफी है, मैं रिपोर्ट इसमें सही दूंगा। जी, तो जिस तरीके से बयान सामने आया है और ओबीसी आरक्षण को आगे लेकर जाना चाहती है, हाई कोर्ट ने हालांकि यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्या हो सकता है, क्या फैसला आ सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला आया तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है? अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को मान्य होगा तो फिर पार्टी जवाब नहीं दे सकती इसके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि खबर बेटमा से है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रदेश भर में बैठक रखी गई। मनीष पटेल ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। इसके अलावा पूर्व प्रदेश प्रवक्ता मनीष पटेल ने इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पूर्व मंत्री के साथ विधायक जीतू पटवारी और कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की 138 साल की स्थापना के साथ घर घर कैसे जाए, हाथ से हाथ जोड़ो एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का है, जिसमें गरीब से, गांव के परिवारजनों से, महिलाओं से, युवाओं से संवाद करते हुए 26 जनवरी से कार्यक्रम 2 माह के लिए चलेगा। उसकी तैयारियों के संदर्भ में जगह जगह मीटिंग हो रही है। आज देवगुराड़ा में आसपास के गांव, आसपास के सेक्टरों की मीटिंग रखी गई थी। मैं मानता हूं कि कल चूंकि कांग्रेस का स्थापना दिवस था, इसलिए हम गौरवान्वित हैं अपनी विचारधारा को लेकर, हम गौरवान्वित हैं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर, हम गौरवान्वित हैं भारत में कांग्रेस पार्टी ने जो 75 साल में इस यात्रा में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, आज़ादी दी, उसमें हमारे विचार का गौरवमयी एक जो आत्मभाव होता है वो हमारे लिए गौरव का विषय है। और यही हम सब कार्यकर्ता एक दूसरे को बताएंगे, घर घर ले जाएंगे। बीजेपी का भ्रम, बीजेपी की महंगाई, बीजेपी का मिसमैनेजमेंट, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, जो उन्माद मचाते हैं और भ्रमित करते हैं, जैसे जेब कतरा ध्यान भटका के जेब काटता है, ऐसे ही बीजेपी के लोग ध्यान भटकाते हैं हिंदू मुसलमान नफरत और घृणा में और मूल दायित्व से छुपते हैं। तो वो घर घर ले जाने की बात है। कांग्रेस का स्थापना दिवस चूंकि 28/12/2022 को था, सभी वरिष्ठ जन, वरिष्ठ नेता कहने के कार्यक्रमों में व्यस्त थे। उस कारणवश आज हमने 29 तारीख के दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस युवाओं के साथ में वरिष्ठ जनों का स्वागत हमारे माननीय विधायक जीतू पटवारी द्वारा हुआ और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो की मीटिंग का भी आज आगाज हुआ। झंडा फहराने के बाद में
उसी को हम इस बूथ से बूथ लेवल पे ले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल करवाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल देवड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखा जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले आयोजित की गई थी, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है कांग्रेस, जिसको लेकर लगातार मीटिंग भी की जा रही है, चर्चा भी की जा रही है। किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाए उसको लेकर भी लगातार चर्चा जारी है। तो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होगी कांग्रेस की अभियान? पूजा, मैं बता दूं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शुरुआत की जाएगी, जिसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसका आगाज करेंगे। और इसका मकसद ये है कि कांग्रेस की रीति और नीतियों को घर घर जाकर कार्यकर्ता समझाएं और लोगों से ज्यादा जुड़ सके, क्योंकि 2023 की ये चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व प्रदेश के प्रवक्ता मनीष पटेल जो हैं, उन्होंने एक बड़ी बैठक रखी इंदौर में, और सभी जहां कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जैसे जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री, देपालपुर विधानसभा विधायक विशाल जी पटेल एकत्रित हुए और इन्होंने कांग्रेस को ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर और घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति और नीति से अवगत कराकर कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में 2023 में खड़ा करने की तैयारी चल रही है। जी, तो जिस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उसके पहले कांग्रेस की ये रणनीति भारत जोड़ो यात्रा पहले और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, क्या लगता है क्या असर दिखा पाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, यात्रा के रूप में चलेगी, ये किस प्रकार से ये गांव में, शहरों में और गली में और घरों तक किस प्रकार से ले जाते। जो पूर्व मुख्यमंत्री है जीतू पटवारी जी, उनका कहना है कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्य और बीजेपी सरकार के जो 18 वर्षों के कार्य है, उसकी तुलना कर घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जाके समझाया जाएगा किस प्रकार से कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में रहते हुए कार्य किए थे। कांग्रेस का यहाँ पर कहना है कि देखा जाए तो संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस को मजबूत करना उनकी पहली यहाँ पर रणनीति रहेगी, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वो कांग्रेस को मजबूत करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अभी तक उनका संगठन मजबूत नहीं है कि जिस तरीके से लगातार संवाद कर रहे हैं वे जनता से, तो क्या अभी तक संगठन मजबूत नहीं हुआ है कांग्रेस का? देखा जाए तो जगह जगह से कांग्रेस की फूट, आपसी जो रंजिश है, उसको देखते हुए एक नई दिशा में ये एक धारणा रहेगी ये, जिससे जो रूठे हुए कार्यकर्ता हैं, रूठे हुए नेता हैं, उनको मनाया जा सके और जनता के बीच में पूर्ण जोर से 2023 की तैयारी कर सके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल और जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।